हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपसय संयोजक यौगिक और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण, मतलब IUPAC। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं आज उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हो एग्जाम में 100% आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि हिंदी के पेपर में आजाद का चरित्र चित्रण 10th क्लास में आपने देखा होगा, और 12th में रश्मि रथी, ये आते हैं 100% आते हैं। सेम ऐसे ही उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर से 4 नंबर के टॉपिक फिक्स है। चार नंबर का बेटा उपसय संयोजक यौगिक को IUPAC नामकरण। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपके 4 नंबर पक्के हो सके। अब समझना बहुत आसान रूल्स हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको लिखते रहना होगा। जब मैं आपको चीजों को समझाता रहूंगा तो आपको लिखते रहना होगा ताकि आप रिवाइज आसानी से कर सकें। ओके, तो अगर बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आए और हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो फिर इसकी एक फीस है, और वो फीस ये है कि आप बेटा हमारे चैनल को, आप हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी जरूर करना। बस यही इसकी फीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। हम बात करें उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, उपसय संयोजक यौगिक के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास NH3 का 4 SO4, एक ये है उपसय संयोजक यौगिक। एक मेरे पास है बेटा K4 FeCN6, एक ये है मेरे पास उपसय संयोजक यौगिक। अब जब मैं उपसय संयोजक यौगिक की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना बेटा, मेरा उपसय संयोजक यौगिक, उपसय संयोजक परिसर जो होता है उसी को उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। ये मेरा कंपाउंड है। अब इसके बाहर, इस परिसर के बाहर जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक भाग को, यानी कि जो उपसय संयोजक परिसर के बाहर है, उसे बोलते हैं परती आयन। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? परती आयन, मतलब काउंटर आयन। उसे हम कहते हैं बेटा काउंटर आयन। और ये मेरा है उपसय संयोजक परिसर। सेम यहां पर देखो बेटा, उपसय संयोजक परिसर के जो बाहर है उसे मैं कहूंगा परती आयन, जिसे मैं बोल रहा हूं काउंटर आयन। ये मेरा क्या बेटा? काउंटर आयन है, राइट। ये मेरा काउंटर आयन है और ये मेरा जो है वो उपसय संयोजक परिसर है। ये मेरा क्या? उपसय संयोजक परिसर। तो जब मैं नामकरण करूंगा तो नामकरण भी इसी के बेसिस पर होगा। जब मैं बात करता हूं बेटा काउंटर आयन की, तो इनके ऊपर कोई नियम नहीं होता। इनका साधारण नाम लिखा जाता है, जिस नाम से आप उसको जानते हो, साधारण नाम। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात, इनका जब हम नामकरण करेंगे तो काउंटर आयन की जो संख्या होगी, परती आयन की जो संख्या, उसको भी हम प्रदर्शित नहीं करते। मतलब मैं अगर इसका नाम लिखूं तो पोटेशियम लिखूंगा, बस। इसका नाम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखा जाएगा। इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम सल्फेट लिखा जाएगा। SO4 को सल्फेट बोलते हैं ना, तो सल्फेट लिखा जाएगा। तो सिंपल इनका नामकरण करते हैं परती आयन का। किसका बेटा? परती आयन का। परती आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। अगर धनायन है तो पहले लिखेंगे, ऋणायन है तो बाद में लिखेंगे। ये बात आपको पता चल गई होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा उपसय संयोजक यौगिक के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं FeCN6 4 नेगेटिव। कैसे पता चला FeCN6 4 नेगेटिव है? भाई ये रहा, अगर एक के पे 1 प्लस होगा तो 4 के पे 4 प्लस होगा। अगर इस पे 4 प्लस है तो इस पे फिर 4 माइनस ही होने वाला है। तो FeCN6 पे 4 नेगेटिव आएगा बेटा। तो मेरे पास है ये FeCN6 4 नेगेटिव। अब जब मैं उपसय संयोजक यौगिक की बात करता हूं तो इसमें 2 ही चीज होती है। एक मेरा केंद्रीय धातु परमाणु होता है और दूसरा मेरा बेटा लिगैंड होता है। एक केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा लिगैंड। मैं यहां लिख देता हूं, उपसय संयोजक यौगिक के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा हमारा क्या होगा बेटा? लिगैंड होगा। दूसरा हमारा लिगैंड होगा। ये बात आपको पता चल गई होगी बेटा। एक मेरा केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा मेरा लिगैंड। अब इन दोनों में सबसे पहले हम नामकरण करते हैं लिगैंड का। लिगैंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब लिगैंड का जब हम नामकरण करते हैं बेटा, तो लिगैंड को आवेश के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक को मैंने कहा उदासीन लिगैंड, एक को कहा बेटा ऋणात्मक लिगैंड, और एक को कहा हमने धनात्मक लिगैंड।
जैसे कि आप जानते हो। तो लिगैंड को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया आवेश के आधार पर। हम जब उपस्थित संयोजक यौगिक का नामकरण करते हैं तो पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का। अब लिगैंड का जब मैं नामकरण करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि लिगैंड मेरा उदासीन है, ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। उसी के बेसिस पर इनका नामकरण होगा। अगर उदासीन लिगैंड है तो उदासीन लिगैंड का कुछ विशेष प्रकार का नामकरण होता है, या मैं कह दूं इनका नामकरण कुछ वास्तविक नाम जैसा ही होता है। जैसे H2O को हम यहाँ पर एक्वा लिखने वाले हैं। H2 मेरा उदासीन लिगैंड है, नाम क्या लिखूंगा H2। NH3 को मैं एमीन लिखने वाला हूं अगर ये उदासीन लिगैंड, अगर कह रहा हूं सॉरी, ये उदासीन लिगैंड है तो इनका नामकरण कुछ इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मेरा ऋणात्मक लिगैंड हुआ तो ऋणात्मक लिगैंड के अंदर बेटा देखो, जब कोई ऋणायन होता है तो उसके नाम के एंड में 3 बातें आ सकती हैं। या तो आइड आ सकता है अगर वो ऋणात्मक है, या आइड आ सकता है, या एट आ सकता है। जैसे मेरा CN- एक ऋणात्मक लिगैंड है तो इसके नाम में आप देखोगे आइड आ रहा होगा, साइनाइड, आइड आ रहा है बेटा। जैसे NO2- मेरा एक ऋणात्मक लिगैंड है तो इसके नाम में आइट आ रहा है, नाइट्राइट। जैसे मेरा SO4- एक ऋणात्मक लिगैंड है तो इसका नाम में एट आ रहा है, सल्फेट। तो अगर कोई ऋणायन है तो या तो आइड आ रहा होगा, या आइट आ रहा होगा, या फिर एट आ रहा होगा। तो इनके सभी के नाम में लास्ट में आपको ई देखने को मिलेगा। तो अगर ऋणात्मक लिगैंड है तो ऋणात्मक लिगैंड के लास्ट में, अंत में से ई हटा देंगे और इस ई की जगह हम क्या लगा देंगे, ओ। इस ई की जगह क्या लगा देंगे, ओ। बस इतना दिमाग में रखना है। ऋणात्मक लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड के नाम का जो अंत है वो ओ से करते हैं, ई हटा के ओ लगा देते हैं। जैसे मैं इसका नाम अगर लिखने लगूं तो साइनाइडो, इसका नाम अगर लिखने लगूं तो नाइट्राइटो, इसका नाम अगर लिखने लगूं तो सल्फेटो। भाई एंड में से ई हटा के क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। धनात्मक लिगैंड, धनात्मक लिगैंड में नॉर्मली बात है, जो हम नाम लिखते हैं वैसे इसके लास्ट में IUM लगा देते हैं। तो इसका नाम होता है हाइड्रोनियम, पहले लग जाता है इनके नाम में IUM, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम ही लिखूंगा। जैसे हमारे पास NO2+, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, तो इनके नाम में पहले ही बेटा क्या लग जाता है, IUM लग जाता है। तो इनका नाम ऐसे लिखेंगे। लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए हमारे इंपोर्टेंट 2 ही लिगैंड है, एक उदासीन और एक ऋणात्मक, यही आपको देखने को भी मिलेंगे। उदासीन है तो उनका रियल नाम जैसा होगा, ऋणात्मक है तो उनके लास्ट में ओ जोड़ देंगे। दिमाग में डाल दो, ऋणात्मक है ओ, ऋणात्मक है ओ जोड़ देंगे, राइट। तो लिगैंड का नामकरण ऐसे करेंगे। दूसरी बात, जब मैं लिगैंड का नामकरण कर रहा हूं तो लिगैंड में कुछ संख्या भी होगी, कुछ नंबर भी होगा। अब इस नंबर को ध्यान सुनना, लिगैंड की संख्या को, जिसे हम बोल रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, लिगैंड की संख्या को, लिगैंड की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये 2 है, लिगैंड की संख्या अगर 2 है तो मैं डाई लिख दूंगा भाई। अगर 3 है तो ट्राई लिख देंगे, जैसे कि आप जानते हो। 4 को हम टेट्रा लिखते हैं, 5 को हम पेंटा लिखते हैं बेटा, 6 को हम हेक्सा लिखते हैं, और 7 को हम बेटा क्या लिखते हैं, हेप्टा लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो अगर लिगैंडों की संख्या 2 तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा लिखते हैं, राइट। कुछ लिगैंड ऐसे भी होते हैं जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आता है, जैसे कि आप जानते हो एथिलीन डाइएमीन, ये भाई साहब इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, बहुत जगह देखने को मिलेगा भाई, इसलिए इसको फोकस करना, एथिलीन डाइएमीन। और इसका यूपीएससी नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। ऑलरेडी इनके नाम में डाई आ रहा है, जैसे आप ले सकते हो ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, फोस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। फॉर्मूला होता है C6H5 का होल थ्राइस P, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। नाम में पहले ही ट्राई आ गए, तो ऑलरेडी जिनके नाम में डाई ट्राई आ जाते हैं उनकी लिगैंडों की संख्या को डिनोट करने के लिए 2 को लिखते हैं 20, 3 को लिखते हैं ट्रिस, 4 को लिखते हैं बेटा टेट्राकिस, 4 को क्या लिखते हैं, टेट्राकिस।
इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को 20, 3 को 30, 4 को टेट्रा किस लिखते हैं। समझ में आ रही हो बात। तो अगर मेरे पास ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले ही डाई ट्राई आता है, तो उनके लिगेंड की संख्या को 2 को 20 से, 3 को 30 से, 4 को टेट्रा किस से डिनोट करें। ये था लिगेंड का नामकरण। अब हम बात करते हैं बेटा केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के बारे में। ध्यान सुनो, केंद्रीय धातु परमाणु का जब मैं नामकरण करता हूं तो वो डिपेंड करता है उपसह संयोजक परिसर पर उपस्थित आवेश पर। उपसह संयोजक परिसर पर उपस्थित आवेश पर। उपसह संयोजक परिसर पर उपस्थित आवेश पर। परिसर पर आवेश पर कि भाई उपसह संयोजक जो यौगिक है उस उपसह संयोजक जो परिसर है उस पर आवेश कैसा है। अगर बेटा वहां पर आवेश हुआ धनात्मक या उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं हुआ, वो उदासीन है, तो धनात्मक और उदासीन के लिए हम यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, धनात्मक और उदासीन के लिए हम मेटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसका रियल नेम लिखेंगे, जिस नाम से उसको जानते हो वही नाम लिखेंगे। अगर मेरा उपसह संयोजक यौगिक धनात्मक है या फिर उदासीन है तो फिर मेटल के नाम में कोई बदलाव नहीं करना, उसका रियल नेम जैसा ही लिखना है। जैसे सीआर का नाम क्रोमियम होता है तो क्रोमियम लिखेंगे, पीटी का नाम प्लेटिनम होता है प्लेटिनम लिखेंगे, एजी का नाम सिल्वर होता है तो सिल्वर लिखेंगे, जो उसका नाम होगा वही उसका नाम लिखेंगे। लेकिन अगर मेरे पास उपसह संयोजक यौगिक ऋणात्मक हुआ, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, कैसा हुआ बेटा, ऋणात्मक, तो फिर सोचने वाली बात है, फिर उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, फिर अनुलग्न 8 लगाएंगे, फिर 8 लगाऊंगा मैं। जैसे बेटा अगर क्रोमियम है तो क्रोमेट होगा, अगर बेटा हमारे पास निकिल है तो निकिलेट होगा, जिंक है तो जिंकेट होगा। समझ रहे हो बात को। तो 8 लगा देंगे। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 8 होगा। 8 से एंड करेंगे उसका। कब 8 से एंड करेंगे, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के लास्ट में 8 लगा दें। और जब मैं नामकरण करूंगा केंद्रीय धातु परमाणु का, तो नामकरण के बाद मैं फिर रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखूंगा। नामकरण के बाद रोमन अंक में ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी हम लिखेंगे। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, यह उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति IUPAC, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति है। उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के लिए निम्न प्रकार है। पहला, प्रति आयन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ काउंटर आयन। तो सबसे पहले हम काउंटर आयन के नामकरण की बात कर लेते हैं। देखो, उपसह संयोजक परिसर का नामकरण करते समय उपसह संयोजक परिसर के बाहर, जैसा कि मैंने बताया था, उपसह संयोजक परिसर के बाहर यदि धनायन स्थित है तो इसका नाम पहले लिखा जाता है, और यदि ऋणायन स्थित है तो इसका नाम अंत में लिखा जाता है। और एक और बात बताई थी कि इसके अतिरिक्त धनायन अथवा ऋणायन की संख्या को नहीं लिखा जाता। ना ही तो धनायन की संख्या बताएंगे, ना ही ऋणायन की संख्या बताएंगे, बस उनका नाम लिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं प्रति आयन की, काउंटर आयन की, जो उपसह संयोजक परिसर के बाहर होते, उनकी जो नंबर होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। अब है हमारे पास उपसह संयोजक परिसर का नामकरण, उपसह संयोजक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब मैंने आपको बताया था कि उपसह संयोजक परिसर में हम सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं। चेक करते हैं बेटा, उपसह संयोजक परिसर में सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका नाम, लिगेंड का। लिगेंड के नामकरण में नेमिंग ऑफ लिगेंड, देखो बेटा ये लेक्चर पूरा देखना, तभी चीज आपको समझ में आएगी अच्छे से। परफेक्ट अगर समझना है तभी पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, ताकि जब मैंने यहाँ पर 30 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं नोमेनक्लेचर के, तो परफेक्ट समझ में आएगा। लेकिन एंड तक अगर देखो, बोर्ड में फिर कैसा ही एग्जाम्पल आ जाए आप एक भी नहीं छोड़ने के, राइट, इसलिए ध्यान से सुनना बेटा। तो लिगेंड का नामकरण में बात करूं, ऋणात्मक लिगेंड का नामकरण, नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड। अब मैंने आपको बताया था ऋणात्मक लिगेंड के नाम में या तो आइट आएगा, या एट आएगा, या आइड आएगा। इनमें से आप क्या करोगे, अंत में लास्ट में ई के स्थान पर ओ जोड़ दोगे। ई के स्थान पर ओ जोड़ देते हैं, ई हटाओगे और ओ लगा दो।
जैसे लिगेंड, आयनिक नाम, लिगेंड नाम। जैसे बेटा देखो, अगर मेरे पास I माइनस है तो I को बोलते हैं आयोडाइड। I को क्या बोलते हैं? आयोडाइड। I पे -1 होगा, आयोडाइड। लिगेंड नेम क्या लिखोगे? आयोडाइडो या फिर आइडो, आयोडाइडो या फिर आइडो, राइट। Br माइनस ब्रोमाइड कहते हैं, तो ई हटाओगे, ओ लगा दोगे, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। ऐसे ही बेटा Cl माइनस क्लोराइड कहते हैं, ई हटाओगे, ओ लगा दोगे, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। NH2 माइनस इमीडो, एमिडो, एमिडो ही लिखेंगे। NH2 माइनस को एमिडो बोलते हैं, एमिडो ही लिखेंगे। तो ई हटाना है, ओ लगाना है। आगे देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, Cn माइनस साइनाइड कहते हैं, ई हटाओ, ओ लगा दो, साइनाइडो या फिर साइनो, साइनाइडो या फिर साइनो। Nc माइनस आइसोसाइनाइड कहते हैं बेटा, तो आइसोसाइनाइडो हो जाएगा। SCN माइनस, देखो ये जो SCN होता है ना, इसमें डोनर एटम S भी होता है और डोनर एटम N भी होता है। जब S डोनेट करता है तो इसे कहते हैं थायोसाइनेट, और जब N डोनेट करता है तो इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो लिगेंड नेम क्या होगा? थायोसाइनेट S, इसका मतलब है S इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। या फिर आप इसे नॉर्मल लिख सकते हो, थायोसाइनेट। उसे लिखोगे आइसोथायोसाइनेटो N, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। NO2 माइनस में भी N भी डोनेट करता है, O भी। जब N डोनेट करता है, वैसे तो नाइट्राइट कहेंगे, तो इसे लिखूंगा नाइट्राइटो N, क्योंकि यहाँ N डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। या फिर नॉर्मली आप नाइट्रो बोल सकते हो। और जब O डोनेट करेगा तो मैं कहूंगा इसे नाइट्राइट, नाइट्राइट। और नाम क्या लिखूंगा? नाइट्राइटो O या फिर नाइट्राइटो, राइट। NO3 माइनस को नाइट्रेट कहते हैं, ई हटेगा, O लग जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। SO4 माइनस माइनस को सल्फेट कहते हैं, ई हटेगा, O लग जाएगा, तो सल्फेटो हो जाएगा। CO3 माइनस माइनस को कार्बोनेट कहते हैं, ई हटेगा, O लग जाएगा, तो कार्बोनेटो हो जाएगा। ऐसे ही OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो ई हटेगा, O लग जाएगा, तो हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सो भी कहते हैं। C2O4 माइनस माइनस को ऑक्सिलेट कहते हैं बेटा, ई हटेगा, O लग जाएगा, तो ऑक्सिलेटो हो जाएगा। तो ये थे मेरे पास ऋणावेशित लिगेंड और उनका नामकरण। कैसे करेंगे इसको एक चार्ट पेपर में बना लेना, ताकि आपको चीजें आसान लगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बेटा उदासीन लिगेंड के नामकरण के बारे में। उदासीन लिगेंड का नामकरण, ध्यान सुनना, उदासीन लिगेंड के नाम विशेष प्रकार से लिखे जाते हैं। उदासीन लिगेंडों के नाम निम्न प्रकार लिखे जाते हैं। भाई उदासीन जो लिगेंड है वो चंद ही है, यही आपके सामने, इनके अलावा आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं, ज्यादातर यही मिलेंगे, तो इसलिए आप इनको याद कर लेना। और इनके अलावा जो भी आपको दिखे वो ऋणावेशित लिगेंड ही होगा। चलिए देखिए, जैसे NH3, मैं ये कंफर्म बात नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि जब आप देखोगे तो ऋणावेशित ही मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि धनावेशित नहीं हो सकता, भाई धनावेशित भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अधिकतर केस में आपको ऋणावेशित ही मिलेगा। ये कुछ धनावेशित है। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया है, लेकिन लिगेंड नेम क्या है? एमीन है। NH3 को वैसे तो अमोनिया पढ़ते हैं, लेकिन जब लिगेंड नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एमीन। जैसे H2O को बेटा हम जल वो पढ़ते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या? एक्वा। लिगेंड नेम में क्या लिखेंगे? एक्वा। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, लिगेंड नेम में क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। ऐसे बेटा NO को नाइट्रिक ऑक्साइड, लिगेंड नेम में क्या लिखेंगे? नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ऐसे ये NH2 CH2 CH2 NH2, अरे ये ऐसा है भाई, CH2 NH2, अब याद आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे, ये रहा, आ गया होगा याद। EN से डिनोट करते हैं, नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन, EN से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन या फिर एथेन 1,2 डाइएमीन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नामकरण, ऐसे C5H5N स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ऐसे पाइरिडीन, पिरिडीन, सॉरी प्रीडीन, तो नाम भी मैं क्या लिखूंगा? प्रीडीन। अच्छा याद रखना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PY से डिनोट करें, जैसे इसको EN लिखेंगे, इसको PY लिखेंगे। ऐसे मेरे पास है ट्राइमेथिल फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या होता है बेटा? जैसे NH3 होता है अमोनिया, ऐसे PH3 होती है फॉस्फीन। यहां से H हटाना है, 3 CH3 लगाने, तो CH3 का होल थ्राइस P।
ट्राइमेथिल फॉस्फीन, ट्राइमेथिल फॉस्फीन, ट्राइमेथिल फॉस्फीन, नाम भी ये लिखेंगे ट्राइमेथिल फॉस्फीन, राइट। ऐसे मैंने क्या करा, एक एच हटाया, आपके CCH5 लगा दिया, तो CCH5 कितने लगे, 3, तो ट्राइफेनिल, क्योंकि CCH5 में फेनिल पढ़ेंगे, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, नाम भी क्या लिखेंगे, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और याद रखना ट्राइफेनिल फॉस्फीन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या से डिनोट करते हैं, PPH3, PPH3। तो ये थे उदासीन लिगैंड के नामकरण के बाद। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं धनावेशित लिगैंड। धनावेशित लिगैंड में आप देखोगे धनावेशित लिगैंड का अनुलग्न IUM होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, लिगैंड नेम भी नाइट्रोसोनियम ही होगा। NO2 प्लस, NO2 प्लस का नाम क्या है, नाइट्रोनियम, लिगैंड नेम भी क्या होगा बेटा, नाइट्रोनियम ही होगा। H3O प्लस, हाइड्रोनियम बोलते हैं, लिगैंड नेम भी हाइड्रोनियम ही होगा। ऐसे ही NH2 NH3 प्लस, यहां आएगा बेटा NH3 प्लस, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राजीनियम, तो लिगैंड नेम भी क्या है, हाइड्राजीनियम ही है। तो ये कुछ उदासीन लिगैंड, सॉरी ये कुछ धनावेशित लिगैंड है जिनका नामकरण मैं बता चुका हूं कि लिगैंड नाम क्या होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि लिगैंड की संख्या को अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई के बेसिस पर बताते हैं, तो चेक कर सकते हो। लिगैंड की संख्या एक उपसर्ग प्रीफिक्स द्वारा बताई जाती है, परंतु केवल एक लिगैंड के लिए कोई उपसर्ग प्रयुक्त नहीं होता। अगर वो एक है तो उसके लिए कोई उपसर्ग नहीं होगा, लेकिन 2 है तो डाई उपसर्ग, 3 है तो ट्राई उपसर्ग आएगा, है ना। उपसर्गों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, ध्यान से देखो, लिगैंडों की संख्या उपसर्ग, अगर मैं लिगैंड की संख्या 2 है तो डाई लगाऊंगा उपसर्ग, 3 है तो ट्राई लगाऊंगा, 4 है तो टेट्रा लगाऊंगा, अगर 5 है तो बेटा पेंटा लगेगा, अगर 6 है तो हेक्सा लगेगा, अगर 7 है तो हेप्टा लगेगा। कुछ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ऐसे बहुदंतुक लिगैंड जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि उपसर्ग आते हैं, पहले से ही आते हैं बेटा, तो फिर उनकी संख्या बताने के लिए निम्न उपसर्ग काम में लेते हैं। उनकी संख्या अगर मुझे बतानी है तो फिर मैं कहूंगा अगर 2 है बेटा तो मैं 20 बोल लूंगा, अगर 3 है तो ट्रिस कहूंगा, और अगर 4 है तो फिर मैं टेट्रा किस कहूंगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ऐसे लिगैंड जिनके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह आता है तो फिर उनके लिगैंड की संख्या को बताने के लिए 2 के लिए तो 20, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए हम टेट्रा किस की बात, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर ध्यान से सुनना ये वाली बात, अगर हमारे पास उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर लिगैंड एक से ज्यादा है, मान लीजिए ये है, अब इसके अंदर 2 लिगैंड है, एक NH3 और एक Cl, ध्यान से सुनना बेटा। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा लिगैंड है तो इन दोनों में से किस लिगैंड का नाम पहले लिखूं भाई मैं, अब ये बात आती है। तो याद रखना उसी लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है जिसका अल्फाबेट पहले आता है, जिसका वर्ण वर्ण क्या बेटा, क्या वर्ड है, हाँ वर्णमाला, वर्णमाला में जो पहले आता है, हाँ उसी का नाम पहले लिखा जाता है, जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे NH3 का एमीन होता है, एमीन आप देखोगे ए अल्फाबेट होगा। ऐसे बेटा Cl को क्लोराइडो लिखोगे तो क्लोराइडो का अल्फाबेट क्या होगा बेटा, C होगा। तो A और C में पहले कौन आता है, A पहले आता है, तो जो पहले आएगा जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसी लिगैंड का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे कि आप ऑर्गेनिक के IUPAC में करते हो कि जिसका नाम पहले आता है उसी साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है, तो सेम जिसका नाम बेटा पहले आएगा, सॉरी जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। NH3 का अल्फाबेट A है, Cl का अल्फाबेट Cl का अल्फाबेट C है, तो चूंकि बेटा A पहले आता है इसलिए A वाले का नाम पहले लिखेंगे, C का नाम बाद में लिखेंगे। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखो बेटा, 2 भिन्न लिगैंड आने पर अगर 2 अलग अलग लिगैंड है तो इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट के ऑर्डर में, उनके बीच स्थान छोड़े बिना ही लिखे जाते हैं। कोई गैप नहीं देना होता, हमें मिलाकर ही लिखते हैं, गैप नहीं देना बिल्कुल। और लेकिन नाम पहले किसका लिखेंगे, जिसका अल्फाबेट पहला आता है, राइट बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब रह गया मेरा केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन का नामकरण। मैंने आपको बताया केंद्रीय धातु परमाणु का जो नामकरण है वो उपसहसंयोजक परिसर पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। ध्यान देखो, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन का नाम उपसहसंयोजक परिसर पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। उपसहसंयोजक परिसर पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है।
अगर वो उपसय संयोजक धनायन या उदासीन है तो मैंने कहा था उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका रियल नेम लिखेंगे। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो उसके नाम के लास्ट में 8 लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं धनायनिक अथवा उदासीन संकुल होने पर, धनायनिक अथवा उदासीन संकुल होने पर धातु का नाम बिना कोई परिवर्तन किए लिखा जाता है। तो धनावेशित उपसय संयोजक या फिर उदासीन उपसय संयोजक होने पर जो मेटल का नाम लिखा जाएगा वो उसका रियल नाम ही लिखा जाएगा, उसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं करना। दूसरा कॉन्सेप्ट देखोगे बेटा आप, ऋणायनिक संकुल होने पर अगर मेरे पास जो उपसय संयोजक जटिल यौगिक है, उपसय संयोजक जो परिसर है वो अगर ऋणायनिक है, नेगेटिव है, तो धातु का नाम अनुलग्न यानी कि सफिक्स 8 जोड़कर लिखा जाता है। फिर उसके नाम के लास्ट में 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़कर लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट अगर हुआ तो कोबाल्टेट लिखोगे, अगर बेटा निकिल हुआ तो निकिलेट लिखोगे, अगर प्लेटिनम हुआ तो प्लेटिनेट लिखोगे। इस तरह के हम 8 जोड़ देंगे धातु के साथ और ऐसे वर्ड लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट के साथ 8 जोड़ोगे तो कोबाल्टेट बन जाएगा, निकिल के साथ 8 जोड़ोगे तो निकिलेट बन जाएगा, ऐसे प्लेटिनम के साथ 8 जोड़ोगे तो प्लेटिनेट बन जाएगा, जिंक के साथ 8 जोड़ोगे जिंकेट बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम 8 जोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं मैंने आपसे कहा था बेटा कुछ धातुओं के सामान्य नामों के स्थान पर इनके लैटिन नामों को लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हो मेटल नेम सिल्वर एजी होता है हमारा, सिल्वर क्या होता है बेटा एजी। अब इसका लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम होता है, ध्यान सुनना, अर्जेंटम। जब मैं 8 जोड़ूंगा तो याद रखना 8 जोड़ेगा इसके लैटिन लैंग्वेज में, तो अर्जेंटेट लिखूंगा मैं इसका नाम। सिल्वरेट नहीं लिखने का बेटा, क्या लिखूंगा, अर्जेंटेट लिखूंगा, राइट। अगर मैं बात करूं गोल्ड की तो मैं साधारण नाम तो इसका गोल्ड पढ़ता हूं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओरम पढ़ते हैं, ओरम। और जब मैं ओरम के साथ 8 लगाऊंगा तो ओरेट लिखूंगा। यानी कि जो 8 जोड़ा जाएगा वो इन धातुओं के अंदर इनके लैटिन लैंग्वेज में जोड़ा जाएगा, ना कि कॉमन लैंग्वेज में, ना कि कॉमन नाम में, साधारण नाम में। जैसे कि मैं जानता हूं आयरन, एफी को आयरन बोलते हैं, तो मैं आयरन 8 नहीं लिखूंगा, आयरन के साथ 8 नहीं लगाऊंगा, मैं सिल्वर के साथ 8 नहीं लगाऊंगा, मैं गोल्ड के साथ 8 नहीं लगाऊंगा, इनके लैटिन लैंग्वेज के साथ 8 लगाएंगे बेटा, राइट। बात समझ में आ गई। जैसे आयरन एफी होता है, एफी को लैटिन लैंग्वेज में फेरम बोलते हैं, तो फेरेट लिखेंगे। इनको नोट कर लेना अलग से, खासकर सिल्वर आपको पता हो, फेरम पता हो और कॉपर पता हो, खासकर साथ में ओरम पता हो, ये 4 के 4 तो पता ही पता हो, ये बात याद रख। कॉपर COPPER, कॉपर CU क्या लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, क्यूपरम, तो क्यूपरेट हो जाएगा। ऐसे ही लेड PB, प्लम्बम, तो क्या हो जाएगा, प्लम्बेट हो जाएगा, राइट। तो इनके हम जब 8 जोड़ेंगे तो इनके लैटिन लैंग्वेज में 8 को जोड़ेंगे। आगे देखते हैं बेटा थर्ड पॉइंट देखना बेटा, जब धातु के नामकरण के बाद जब हम धातु का नामकरण कर लेंगे तो रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी। तो फिर हम लास्ट में उसके रोमन अंक में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्लियर है बात। अब शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस। चलिए, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला बेटा ध्यान से देखना, पहला आपको दिख रहा होगा बेटा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, CONH36 ट्राई पॉजिटिव। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसका मुझे IUPAC नामकरण लिखना है। और जब मैं नामकरण लिखता हूं सहसंयोजक का, तो सबसे पहले लिगेंड का नामकरण लिखता हूं। लिगेंड कौन है, NH3 उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड का नाम उसके रियल नेम जैसा होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो NH3 का नाम क्या होगा बेटा, एमीन होगा। कितने NH3 है, 6 है, तो भाई 6 को मैं क्या पढ़ूंगा, हेक्सा, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, राइट। अब मैं जब मैंने मेटल का नाम, सॉरी लिगेंड का नाम लिख दिया, अब मैं धातु का नाम लिखूंगा। और धातु का नाम डिपेंड करता है उपसंयोजक परिसर के ऊपर कि इसके ऊपर कैसा आवेश है। क्योंकि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, तो अगर धनात्मक या उदासीन है तो फिर मेटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे जिस नाम से आप जानते हो वही लिखते हैं। CO को किस नाम से जानते हैं हम, कोबाल्ट के नाम से, तो कोबाल्ट ही लिखूंगा। मेटल के नाम के बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। नोट कर लेना बात को बेटा ध्यान से।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 हुई तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना होगा, 3 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुई तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। ये बात 100% सही नहीं है, 90% ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो कुछ एक्सेप्ट कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, किन्हें छोड़कर, Fe को छोड़कर। भाई Fe जो है वो +2 और +3 शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुई, +2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है कि वो +3 में ही होगा। जैसे बेटा Pt प्लेटिनम, प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है जब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 होती है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है फिर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो थोड़ा अलग होते हैं। और साथ में हमारे पास जब वो कार्बोनिल के साथ जुड़ते हैं तो फिर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 0 भी आ जाती है। इसलिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वहां पर आप नहीं बता सकते, बाकी 90% के केस में ये बिल्कुल सत्य बात होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 6 होगी। कितनी, 3 होगी, आई एम सॉरी 3। निकाल भी सकते हो, कैसे भाई, कोबाल्ट को X मान लोगे प्लस NH3, कितना NH3 है, 6। NH3 पे चार्ज कितना है, 0, निकालना सिखाया था इससे पहले लेक्चर में, बराबर पूरे ब्रैकेट पे चार्ज +3 है, तो फाइनली X बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। रोमन अंक में लिखनी है। अच्छा, इसे देखो बेटा, दूसरे को देखो। मेरे पास यहां पर 2 लिगेंड है, एक NH3 और एक Cl है। आपको मैंने बताया था अगर 2 लिगेंड है तो किसका नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। NH3 एमीन A से बनता है, Cl क्लोराइडो C से बनता है। तो एमीन और क्लोराइडो में किसका नाम पहले लिखेंगे, एमीन का। कितने है बेटा, 5, तो मैं नाम लिखूंगा पेंटा एमीन, और बिना गैप दिए हुए लिखूंगा पेंटामीन। Cl को क्या बोल लूंगा बेटा, क्लोराइडो। क्या नाम लिखा जाएगा, क्लोराइडो। तो लिगेंड का नाम लिख दिया, अब मैं मेटल का नाम लिखूंगा। चार्ज कैसा है, धनायन, इसलिए इसका कैसा नाम लिखा जाएगा बेटा, इसका नाम साधारण जो भी कॉमन नेम आप जानते हो, कोबाल्ट के नाम से जानते हो, कोबाल्ट लिखा जाएगा। फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 5 और 1 6, एक 5 तो NH3 बॉन्ड बनाएगा और एक Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। अगर 6 है तो आपको पता ही होगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, फिर 3। निकाल सकते हो, Cu को X मान लोगे, NH3 5 है, कितना चार्ज होता है NH3 पे, 0, क्योंकि उदासीन लिगेंड है। Cl में बेटा -1 होता है, ऋणात्मक है, तभी तो वो से एंड करा है, और बराबर पूरे ब्रैकेट पे चार्ज +2, तो x माइनस के 1 बराबर +2, -1 इधर जाके कैसा हो जाएगा, +1, तो +2 और +1 +3 हो जाएगा। राइट बेटा, समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, ये वाला देखो, थर्ड हमारा 2 लिगेंड है, एक हमारा NH3 और एक हमारा H2O। NH3 का भी अल्फाबेट A है और बेटा H2O का भी अल्फाबेट A है। इसे एमीन और इसे एक्वा बोलते हैं। लेकिन जब हम दूसरे अल्फाबेट पे जाते हैं तो M और Q में M पहले आता है, इसलिए एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा। तो एमीन का इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखूंगा, एमीन का। कितना है बेटा, 3, तो 3 को बोलूंगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। भाई 3 ही हमारे H2O है, ट्राई एक्वा। फिर मैं Cr का नाम लिखूंगा, क्योंकि Cl पे माइनस होता है, भाई इस पे माइनस, तो मेरा उपसर्ग संयोजक पे क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए अगर प्लस है तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा नाम, क्रोमियम। रियल नेम लिखा जाएगा बेटा क्रोमियम। अच्छा, फिर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा इसकी। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 3 NH3 और 3 H2 है, तो 6 हो गई, इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3। आगे कौन है, Cl। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं लिखना बेटा, क्लोराइड। क्लोराइडो क्यों नहीं लिखना भाई, लिगैंड में तो लिखूंगा, अभी तो क्या है, प्रति आयन है, काउंटर आयन है, और काउंटर आयन का सिंपल नेम लिखा जाता है, उसके तो नंबर भी नहीं बताए जाते। राइट बेटा, बहुत अच्छा। चौथा देखो, चौथा मेरे पास है यहाँ पर COEN का होल थ्राइस का ट्वाइस, SO4 का थ्राइस, यानी कि कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है A2B3 टाइप का। कैसे, चेक करो बेटा, अगर मैं इसको A कह दूं और इसको B कह दूं तो A2B3 हो गया नहीं हो गया, जल्दी बताओ।
A2B3 टाइप का इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है, इस तरीके के कंपाउंड में। अब जब ये A2B3 टाइप का फॉर्मूला है, चेक करो, तो जब मैं आयनिक फॉर्म लिखता हूं इनकी, तो ये वाला इसकी संयोजकता होती है और ये इसकी संयोजकता होती है। तो A पे जाएगा 3+ और B पे जाएगा 2-। ये 3 A के ऊपर और ये 2 B के ऊपर। तो A के ऊपर जब 3 गया तो 3+, B के ऊपर जब 2 गया तो बेटा 2-। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, SO4 पे 2- और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+। तो अब मैं इसको ऐसे ही करके लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ये बनाना आना चाहिए आपसे। तो मेरे पास मैं लिख रहा हूं COEN का होल थ्राइस ट्राई पॉजिटिव और यहां पर SO4 डाई नेगेटिव। अब मैं इसकी पहले धनायन का नाम लिखते हैं, बाद में ऋणायन का। इसमें लिगैंड का नाम पहले लिखूंगा। कौन है लिगैंड? EN का नाम क्या है? एथिलीन डाईएमीन या फिर एथेन 1,2 डाईएमीन। अब चेक करो बेटा, एथिलीन डाईएमीन पहले से ही डाई आ गया, तो इसके लिगैंड की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिस ट्रिस टेट्रा किसका यूज करेंगे? 3 है ना, तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? ट्रिस। और क्या चीज है 3 बार भाई? EN मतलब एथिलीन डाईएमीन। यही तो है बेटा, एथिलीन डाईएमीन। ओके, बहुत अच्छे। इसके बाद में CO का नाम लिखूंगा धातु का। चार्ज कैसा है? धनायन। तो सिंपल नाम लिखा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं करना, कोबाल्ट लिखा जाएगा। और फिर मुझे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, और लास्ट में SO4 का नाम सल्फेट। सल्फेट ही तो लिखूंगा भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां पर हम एक गलती कर रहे हैं, एक गलती वो ये कर रहे हैं, अगर ये आयनिक फॉर्म है तो लास्ट में आयन लिख देना है। लास्ट में बेटा आयन जरूर लिख देना है। आयन है ना बेटा ये हमारा, तो लास्ट में आयन से एंड कर देना, ठीक है? अगर आयन है, अब ये आयन तो नहीं है ना, ये तो न्यूट्रल है, इसलिए इसमें आयन से एंड नहीं होगा। अच्छा, चेक करो, अब ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान सुनो बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर EN, एक EN 2 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, तो 3 EN 6 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागे, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसकी उपसह संयोजक संख्या 6 होगी। अगर इसकी उपसह संयोजक संख्या 6 है तो फिर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 3 आएगी। फिर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 3 आएगी, राइट? जैसे कि मैंने दिखाया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी, राइट? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट 5वां, मेरे पास NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस। अब Cl क्लोराइड होता है, PPH3 पीएच फेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, याद होगा, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन। पी ट्राई मतलब T से बनता है, क्लोराइडो मतलब Cl से बनता है। कितने हैं क्लोराइडो? 2, तो मैं इसका नाम लिखूंगा बेटा डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो। PPH3 कितने हैं? 2। अब इसमें पहले से ही ट्राई आ रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा 2 को 20, क्योंकि पहले ट्राई आ रहा है ना, आपको पता है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, तो इसलिए 20। और नाम लिखा जाएगा बेटा हमारा ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फोस्फीन, ट्राइफेनिल फोस्फीन, राइट? ट्राइफेनिल फोस्फीन। अब इनका भी नाम लिख दिया, मैं लिखूंगा धातु का नाम। और Na का नाम क्या है बेटा? Na का नाम डिपेंड करेगा इस कोष्ठक के ऊपर चार्ज। अगर ये उदासीन या फिर धनात्मक है तो इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा, जिस नाम से हम जानते हैं उसको वही नाम लिखा जाएगा। और अगर ये ऋणात्मक होता है तो 8 लगा दे। बट ये तो अभी आप जानते हो उदासीन है, तो इसका नाम लिखा जाएगा निकिल, जिस नाम से हम इसे जानते हैं। तो निकिल के नाम से जानते हैं, निकिल लिखेंगे, और बाद में फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो भाई। 2 तो Cl और 2 PPH3, तो कितने हमारे पास हो गए? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसलिए अगर 4 है तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 2 आ जाएगी। 4 पे कितनी आ जाएगी? 2। निकाल भी सकते, निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर में, निकालना आप पे आना भी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास NiCO4। NiCO4 ये भी उदासीन है, एक उदासीन उपसह संयोजक यौगिक है बेटा। चेक करो इसका नामकरण कैसे करोगे। सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखूंगा CO। CO उदासीन लिगैंड है, कितने हैं? 4। 4 को बोलते हैं टेट्रा, इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। Ni, चूंकि Ni हमारा जो उपसह संयोजक यौगिक है वो उदासीन है, उपसह संयोजक भी तो उदासीन है, इसके ऊपर भी तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? निकिल। इसके नाम में कोई बदलाव नहीं करना बेटा। और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, Na को x मान लूंगा, CO पे कितना चार्ज होता है? 0। कितने CO है? 4 और बराबर 0। कोष्ठक के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, x + 0 = 0, तो फाइनली हमारा x क्या आ जाएगा? 0।
मतलब NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0 है। इसका मतलब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य भी आ सकती है, लेकिन याद रखना शून्य आएगी बस CO के साथ ही। राइट, आगे बढ़ते हैं। सातवां देखो बेटा, CONH3Cl3, ये आप कर लोगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये भी कर लोगे। कमेंट करके आंसर भी बताना कि इनका आपने नाम क्या लिखा, ताकि मैं इसको बता सकूं कि आपने सही लिखा है गलत लिखा। जरूर कमेंट करना बेटा। 9 देखो आप, CrEnI4-। अब चेक करो, मेरे पास यहां पर दो लिगेंड है, एक EN है और एक I है। EN एथिलीन E से बनता है और आयोडाइडो I से बनता है। E पहले आता है ना, इसलिए E का नाम पहले लिखेंगे। क्योंकि एक ही नंबर है और एक को मैंने बताया था एक के लिए कोई उपसर्ग नहीं होता, तो सिंपली मैं इसका नाम लिखूंगा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। राइट, अब मैं लिखूंगा बेटा आई का नाम, दूसरे लिगैंड का नाम। 4 आई है, आई को बोलते हैं आयोडाइडो और 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो इसलिए इसका नाम होगा टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो। अब मैं Cr का नाम लिखूंगा, बेटा ध्यान से सुनना। Cr का यानी कि धातु का नाम डिपेंड करता है कि उपसंयोजक परिसर के ऊपर उपस्थित आवेश पर। उपसंयोजक परिसर के ऊपर कैसा आवेश है? नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। और अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो उसके नाम के एंड में आप क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे। तो जब आप 8 जोड़ोगे तो क्रोमियम के साथ 8 जोड़ोगे तो क्रोमेट हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? क्रोमेट। और क्रोमेट की मुझे क्या लिखनी है अब? ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक करो बेटा, एक EN 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो 2 तो EN के कारण, एक आई 1 तो 4 आई 4, तो 4 और 2 6, 6 सहसंयोजक बंध बनेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? 3 होगी। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 3 होगी। 10वां देखो K4FeCN6, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। K4FeCN6 बहुत आसान, यहां पर आप तोड़ लो इसको। ये मेरे पास है आयनिक परिसर, यानी कि काउंटर आयन, और काउंटर आयन का सिंपल नाम लिखा जाता है, क्या नाम लिखूंगा? पोटेशियम। क्या टेट्रा पोटेशियम लिखूं? नहीं, नंबर हम नहीं बताते, काउंटर आयन के नंबर को नहीं लिखते, तो बस नॉर्मली पोटेशियम। अब मैं इस उपसय संयोजक का नाम लिखूंगा, और उपसय संयोजक में भी मुझे सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है? लिगैंड का। और लिगैंड कितने हैं? 6, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा हेक्सासीएन। साइनाइड होता है, नेगेटिव लिगैंड है तो O से एंड करूंगा, तो साइनाइडो, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। Fe, चूंकि मेरे पास इस K पे प्लस होगा तो फिर यहां पर माइनस आएगा, यानी कि उपसय संयोजक परिसर के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। और अगर नेगेटिव आएगा तो Fe के नाम में 8 लगाऊंगा। और याद रखना Fe के नाम में 8, इसके लैटिन लैंग्वेज के नाम में 8 लगेगा, मतलब फेरम के नाम में 8 लगेगा, तो ये फेरेट होगा। क्या होगा बेटा? फेरेट। और फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब मैंने आपको बताया था Fe के साथ +2 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकती है, +3 में भी, तो चेक करते हैं, निकाल लेते हैं। K पे +1 चार्ज होता है, कितने के है बेटा? 4, तो 4 से गुना करूंगा, प्लस Fe को क्या मान लूंगा मैं? X। अच्छा, Cn पे बेटा -1 होता है, कितने Cn है? 6 है, तो 6 गुना -1, और पूरे ब्रैकेट पे चार्ज आप देखोगे 0 चार्ज है। K4FeCN6 आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा यहाँ। 4 की गुना +1 में करोगे तो +4 प्लस x, 6 की गुना -1 में करोगे तो -6 बराबर 0, +4 और -6 -2 बराबर 0, और -2 उधर जाके कैसा हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो याद रखना मेरे पास यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है K4FeCN6 में Fe की, वो कितनी आई है? +2 आई है, तो ये +2 में होगा। कर सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं। 11 एग्जाम्पल, ध्यान सुनो बेटा। 11 में जब हम बात करते हैं तो यहां पर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स है, धनायन भी कॉम्प्लेक्स और ऋणायन भी कॉम्प्लेक्स। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनना बेटा, पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन हो या ऋणायन हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर तो लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है। यहाँ लिगैंड कौन है? NH3 कितने हैं? 2, तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? डाइएमीन। क्या नाम लिखूंगा बेटा? डाइएमीन। फिर इसके नाम बाद लिखा जाएगा धातु का नाम, और धातु का नाम डिपेंड करता है उपसय संयोजक परिसर के ऊपर उपस्थित आवेश पर। आवेश कैसा है बेटा? पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा। और मैं सिंपल में से किस नाम से जानता हूं?
सिल्वर के नाम से जानता हूं और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब मैं इसका नाम लिखूंगा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का, यहां भी लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे, दो लिगैंड है इसलिए डाई, CN को क्या बोलेंगे हम बेटा, साइनाइडो, CN को क्या बोलने वाले हम, डाई, भाई नेगेटिव लिगैंड है ना इसलिए ओ से एंड करूंगा तो साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब एजी ध्यान से सुनना बेटा, चार्ज कैसे ऊपर नेगेटिव इसलिए 8 जोड़ूंगा, तो सिल्वर के साथ 8 नहीं जुड़ता बल्कि इसका लैटिन लैंग्वेज में जो अर्जेंटेनम है उसके साथ 8 जुड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम होगा अर्जेंटेनियम, अर्जेंटेनियम। क्या नाम होगा बेटा, अर्जेंटेन, अर्जेंटेन, क्या नाम होगा, अर्जेंटेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 2, तो इसलिए इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इसलिए भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की ही क्या है 2 है। चेक करें यहां पर, ये खुद कर लेना बेटा, इसको इसे भी आप खुद कर सकते हो। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसमें आप देखना बेटा बहुत आसान है, मेरे पास है यहां पर जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव है। अब मुझे सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखना होता है, लिगैंड कौन है, NH3, कितने हैं 6, तो मैं नाम लिखूंगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अच्छा अब मैं CO का नाम लिखूंगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो CO का नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और यहाँ पर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना बेटा, C2O4 है यहाँ पर, C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट, ऋणात्मक लिगैंड है बेटा, एंड करेंगे O से, कितने हैं 3, तो मैं नाम लिखूंगा ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, राइट, 3 है ना, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब मैं CR का नाम लिखूंगा लेकिन चार्ज कैसा है, ऋणायन, तो 8 लगाऊंगा इसलिए इसका नाम होगा क्रोमेट, क्रोमेट। अब वही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 6 है तो 3 आएगी, यहां भी 6 है तो 3 आएगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास चूंकि 6 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आने वाली है, 3 आने वाली है। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट देखो आप 15वां, ये आप आराम से खुद कर सकते हो, खुद करना बेटा, राइट। आगे बढ़ते हैं, 15 एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास है PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। चेक करो यहाँ पर 3 लिगैंड है हमारे पास, एक NH3 एक Cl है और एक NO2 है। NH3 को एमीन कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं और NO2 को नाइट्राइट कहते हैं। क्योंकि आप जानते हो एमीन A से बनता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, भाई तीनों लिगैंड में किसका नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अच्छा एमीन कितने हैं 2, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा डाई एमीन, डाई एमीन। फिर Cl आता है तो इसलिए Cl का नाम लिखा जाएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर मेरे पास है NO2 और NO2 का नाम क्या होगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और डोनेट कौन कर रहा है NO2 में, N डोनेट कर रहा है, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा नाइट्राइटो N। सिंपली आप बोलोगे नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N, क्योंकि N डोनेट कर रहा है बेटा। अच्छा फिर मैं पीटी का नाम लिखूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो इसलिए इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर गिन लो, 2 3 और 1 4, और अगर 4 है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आने वाली है, 2 आने वाली है, राइट। ये आप कर सकते हो। ये 18वां मैं करके दिखा रहा हूं भाई, जो मैं दे रहा हूं आपको कमेंट करके आंसर बताना कि इनका आंसर क्या होगा बेटा। तो 18वां देखते हैं, Hg को बोलते हैं मरकरी, मरकरी। साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी है क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, SCN, S डोनेट कर रहा है इसलिए इसका नाम होगा थायोसाइनेट। और बेटा कितने हैं 4, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा थायोसाइनेट, टेट्रा थायोसाइनेट। क्या नाम होगा, टेट्रा 4 है, थायोसाइनेट मतलब SCN। डोनेट कौन कर रहा है S, तो मैं S भी लगा सकता हूं, तो टेट्रा थायोसाइनेट S, राइट। CO का नाम लिखते हैं अब, CO का, CO चूंकि यहां पर Hg पे पॉजिटिव होने वाला है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए कोबाल्ट के साथ 8 लगाओगे तो इसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्टेट। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो यहां पर अगर आप देखोगे तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 2 आने वाली है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आने वाली है,
तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, और अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो फिर Hg पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर मरकरी पे भी +2 है और फिर कॉम्प्लेक्स पर भी +2 चार्ज है, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स पर -2 होगा, अगर इस पर +2 तो इस पर -2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 आ जाएगी और हमारे पास मरकरी की भी 2 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। 19वां आप कर सकते हो, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं तो कार्बोनेटो हो जाएगा, बहुत आसान है, ये कर सकते हो आप। 20वां भी कर सकते हो खुद ही से आप, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं 21, जितने मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वो आपको खुद करने और कमेंट करके उनका आंसर बताना है, राइट। अगर आपने ये सारे प्रैक्टिस कर ली तो इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, यहीं से एग्जाम में आने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं तो 21 भी आप खुद कर सकते हो, आसान है। 22 देखो बेटा, अब चूंकि मैं इसको काउंटर आयन में तोड़ लूंगा, ये मेरा प्लस होगा तो ये माइनस होगा। इसका नाम क्या लिखूंगा, काउंटर आयन का नाम के का नाम क्या होगा, पोटेशियम, सिंपल नाम है पोटेशियम। PdCl2 बहुत आसान है बेटा, इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे Cl का, Cl कितने हैं 4, तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो बहुत आसान है, टेट्रा क्लोराइडो। पीडी को हम बोलते हैं प्लेडिनम, प्लेडिनम। अब चूंकि यहां पर ऋणायन है मेरा कॉम्प्लेक्स तो 8 लगाऊंगा प्लेडिनम के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्लेडिनेट, प्लेडिनेट। और फिर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा। चेक करो, मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। निकाल भी सकते हो बेटा, K पे +1 होता है, कितने K है 2, 2 से गुना कर दूंगा। PD को x मान लेंगे, Cl पे -1 है, कितने Cl है 4 बराबर 0, तो भाई +2 + x माइनस के 4 बराबर 0, +2 माइनस के 4 माइनस के 2 बराबर 0, तो उधर जाके हमारा क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, इसे भी आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसे भी इजीली कर लोगे। बस आपको बताना चाहिए ये जो CH3NH2 है ना बेटा, इसका नाम है मैथिलेमिन और ये एक उदासीन लिगैंड है, बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, मैथिलेमिन और ये एक उदासीन लिगैंड है। तो ये मैथिल M से बनता है, क्लोराइड C से बनता है, एमीन A से बनता है, तो इसका नाम पहले लिखोगे तो डाइएमीन क्लोराइडो मैथिल प्लेटिनम क्लोराइड, और कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 1, 2 और 2 4, तो 2 आ जाएगी, राइट। तो आप ये भी खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 26 देखो, एग्जांपल 26 का भी आपको खुद करना है बेटा। 27 देखो 2025 में भी आया है। 27 देखो, काउंटर आयन की अगर मैं बात करूं तो ये पोटेशियम है, बहुत आसान है। HgI4, HgI4 पहले मैं लिगैंड का नाम लिखूंगा, I कितने हैं 4, तो इसलिए टेट्रा, ऋणात्मक है तो आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो। Hg मरकरी होता है, 8 लगाऊंगा क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो मर्क्यूरेट हो जाएगा बेटा, मर्क्यूरेट। और लास्ट में जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए बेटा हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 2 आ जाएगी, राइट। बहुत अच्छा। यहां पर आप देखोगे Fe4 FeCN6 ट्राई, मतलब ये एक फॉर्मूला बन रहा है A4B3 टाइप का, A4B3 टाइप का। फिर से वही बात, ये इसे इधर भेजो, इसे इधर भेजो, तो A पाएगा ट्राई पॉजिटिव और B पाएगा 4 नेगेटिव। इसका मतलब मेरा ये जो B है वो कॉम्प्लेक्स है और जो A है वो Fe है, तो Fe पे मैं इधर लिख रहा हूं, इसे रफ कर देता हूं। तो जो बेटा Fe पे है वो ट्राई पॉजिटिव है और जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 इस पर 4 नेगेटिव है। अब मैं जब इसका नाम लिखूंगा तो Fe का नाम मैं आयरन लिखूंगा, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा कौन सी है, थर्ड में है। यहाँ पर Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, थर्ड में। इसको फेरिक भी बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको, फेरिक वगैरह, फेरिक भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, थर्ड हो जाएगी, राइट। अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड का। लिगैंड कितने हैं 6, तो हेक्सा, और कौन है बेटा 6, Cl।
CN को बोलते हैं साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। Fe को क्या बोल लूंगा मैं, Fe को चूंकि ऋणात्मक है तो 8 लगाऊंगा, इसलिए फेरेट लिखेंगे हम, फेरेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो बेटा, मैंने आपको निकालना भी सिखाया था। Fe को x मान लूंगा, Cn पे -1 होता है, कितने CnH है, पूरे ब्रैकेट पे चार्ज कितना है -4। क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहीं पे लूंगा, इसे नहीं लूंगा। अब कॉम्प्लेक्स में बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो x -6 बराबर -4, -6 उधर जाके कैसे हो जाएंगे +6, तो +6 -4, तो फाइनली कितना बचेगा +2। तो यहां पर मेरे पास Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 2 है। यह Fe3 में है और यह Fe2 में है। राइट बेटा, कर सकते हो, ये भी आराम से कर लोगे आप, इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरे में अगर मैं बात करूं तो ये प्लस और ये माइनस, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। और मैंने आपको बताया जब हम काउंटर आयन की बात करते हैं तो उसकी संख्या नहीं लिखते, तो मैं सिंपल लिखूंगा पोटेशियम। अब मैं कॉम्प्लेक्स में लिखूंगा OH का नाम, OH कितने हैं, 4, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, टेट्रा। OH को हाइड्रोक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्सो, जो भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्सो, कितने, टेट्रा हाइड्रोक्सो। Zn चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो Zn के साथ 8 लगाओगे तो जिंकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जिंकेट, जिंकेट। और फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली है, 100% 2 आने वाली है। तो इस तरीके से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। आपने ये सीखा होगा कि डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पिछले लेक्चर में सिखा रखी है, तो वो जरूर देखें आप अगर आप पे नहीं आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नाम से इनके सूत्र को बनाना, यानी कि सूत्र बनाना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम बेटा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और चीजें आपकी क्लियर होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।